बच्चों, क्लास 10th में अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है दृष्टि दोष से संबंधित। तो पहले जानते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। मानव नेत्र 25 मिलीमीटर व्यास का एक गोला होता है और मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। ये जो रंग बिरंगा संसार हमको दिखाई देता है यह मानव नेत्र के कारण ही हमको दिखाई देता है। मानव नेत्र लेंस एक प्राकृतिक उत्तल लेंस है। जो हमारा आंख है उसमें जो लेंस है वह एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। और जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे बनता है। रेटिना यह आंख का एक भाग है। रेटिना या आप कह सकते हैं कि रेटिना एक प्रकार का पर्दा है आंख का, उसी पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब उसी पे बनता है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है, केवल एक स्थिति को छोड़कर। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, ब्रेन तक, और ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। तो हमने कहा दृष्टि दोष। तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ नेत्र लेंस है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। यदि यह प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले या बाद में बने तो इस स्थिति में कहते हैं कि आंखों में या नेत्र में दोष उत्पन्न हुआ है। ये जो दोष होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। अच्छा, इस दोष के कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष। नाम से स्पष्ट है, निकट दृष्टि दोष। चिकित्सा की भाषा में इस दोष को मायोपिया कहते हैं। अर्थात इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देंगे। ये जो निकट दृष्टि दोष है, जो निकट की वस्तु है, निकट की वस्तु यह साफ और स्पष्ट दिखाई देगी। परंतु जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु यह साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसमें दूर की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देगी। यह निकट दृष्टि दोष। हमने कहा चिकित्सा की भाषा में इसको मायोपिया कहते हैं। ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष। यह दोष किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़े लोगों को भी हो सकता है, किसी भी को हो सकता है। अब इस दोष में होगा क्या? ये हमारा है ये हमारा है नेत्र लेंस। ये हमारा, इसको हम कहेंगे नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो कि प्राकृतिक उत्तल लेंस है। ये हमारा नेत्र लेंस। अब हमने कहा निकट की वस्तु हमको दिखाई देगी। इसका तात्पर्य हो कि जो दूर की वस्तु होगी वो हमको दिखाई नहीं देगी। अर्थात यहां है दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, ये उत्तल लेंस है जो आई लेंस है, और दूर से किरणें आ रही। ये किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना से पहले फोकस हो गई। यह मान लेते हैं कि यह बिंदु P है, इसी बिंदु पे पहले फोकस हो गई, और ये जो है इसको रेटिना कहेंगे। यह जो है यह रेटिना है। तो यह किरणें रेटिना पे ना फोकस होकर रेटिना से पहले ही फोकस हो गई। इसका तात्पर्य हुआ कि
जो निकट की वस्तु हमको तो दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु हमको नहीं दिखेंगी। नहीं दिखने का मतलब साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, यह निकट दृष्टि दोष। तो जैसा नाम है उसे स्पष्ट है कि निकट में निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो कुछ तो कारण होगा इसका, बिना कारण के तो ऐसा है नहीं। तो इस दोष का कारण है, पहला कारण है यह जो नेत्र लेंस है, यह जो नेत्र लेंस है, हमने कहा नेत्र लेंस, पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। चलिए आपको इसको बताते हैं। हमने कहा वक्रता, यह जो लेंस है यह दो वक्र पृष्ठों से बना हुआ है। ऐसे यह पहला वक्र पृष्ठ है, यह दूसरा वक्र पृष्ठ है। अभी मैंने एक और भी बना दिया ऐसे करके, यह मोटा है, यह पतला है। अब हमने कहा दो लेंस है, अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगा। अब ऐसे सिचुएशन में यह वक्रता ज्यादा ज्यादा मुड़ा हुआ है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये वक्रता कम मुड़ा हुआ है। तो जब वक्रता कम होगी तो जो लेंस होगा वह लेंस ऐसे मोटा हो जाएगा, और जो वक्रता ज्यादा होगी तो लेंस ऐसे पतला हो जाएगा। तो वक्रता घटने का मतलब लेंस क्या हुआ, मोटा हो गया। और मोटे लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह कम होती है। यहाँ पे यह जो लेंस है, यह लेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी यहाँ क्या हुई, घट गई। तो रेटिना पे न फोकस होकर रेटिना से पहले फोकस हो गया। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि यह जो नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच की जो दूरी है वह बढ़ गई। तो दूसरा कारण है ये जो नेत्र लेंस है, अगर मैं चित्र बनाता और ये चित्र मान लीजिए ऐसे बनता, ये रेटिना यहाँ होता, तो यानी अगर दूरी बढ़ी होगी तभी तो ये पहले आया हुआ होगा। तो दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, दूरी बढ़ने से फोकस पहले हो गया। अब इसके कुछ उपाय भी हैं। उपाय क्या है, कारण है तो निवारण भी होना चाहिए। निवारण में ये है कि मैं यहाँ पे लगा दूं लेंस, यहाँ क्या लगा दूं, लेंस। अब ये ध्यान देना कि कौन सा लेंस हमको लगाना चाहिए। अगर मैं यहाँ गलती से उत्तल लेंस लगा दिया मान लीजिए, अब आपको पता है उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, मोड़ता है। तो ये जो आपको यहाँ तक दिख रहा था, अभी ये लेंस किरणों को मोड़ के और नजदीक फोकस कर देगा तो आपको और निकट दिखेगा। इसका मतलब हमको उत्तल लेंस नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको लगाना चाहिए अवतल लेंस। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है। यह किरणों को फैला के कहाँ फोकस कर देगा, रेटिना पे फोकस कर देगा। जब रेटिना पे फोकस हो गया तब तो दोष ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह निकट जिस दोष था उसका कारण, उसका निवारण था। तो ये निवारण मैंने इसी में बना दिया, हालांकि आपको ये चित्र अलग से बना के दिखाना होगा। ठीक है, ये चित्र आपको अलग से दिखाना होगा बना के, मैंने इसी बना दिया, कुछ समझाने के लिए। ये कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक, इसी प्रकार से होता है दूर दृष्टि दोष। तो मिटाते हैं।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो इस दोष में जो व्यक्ति हैं उनको दूर की वस्तुएं साफ व स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तु, ये जो निकट की वस्तु है यह साफ और स्पष्ट नहीं दिखता, तो निकट की, दूर की वस्तु जो है, दूर की वस्तु यह साफ और स्पष्ट दिखेगा, लेकिन निकट का साफ और स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो दूर में दूर का दिखता है, लेकिन निकट का साफ आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, यह दोष भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, कोई भी उम्र का व्यक्ति हो उसको यह दोष हो सकता है। तो इस दोष में होता क्या, जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। ये प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, यह रेटिना आर। यह निकट स्थित वस्तु और यहां से यहां तक की दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कह सकते हैं हम। अब इस दोष का कारण है, अब कारण क्या है देखते हैं हम लोग। इस दोष का कारण है कि जो नेत्र लेंस है उसकी जो वक्रता है वह घट जाती है। क्या होगी, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाएगी। वक्रता घटने का मतलब है कि लेंस पतला हो जाएगा। अब जब लेंस पतला हो जाएगा तो पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा। फोकस दूरी क्या हुई, बढ़ गई। कारण नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। दूरी का क्या होना, कम होना। रेटिना यहां रहा होगा, ये यहां चला आया, इसका कारण हो गया। इसका निवारण भी है। इसके निवारण के लिए हम लोग यहां लगाएंगे उत्तल लेंस। इसके निवारण के लिए यहां लगाना है उत्तल लेंस। ये जो उत्तल लेंस होता है यह किरणों को मोड़ता है, तो यह मोड़ के किरणों को फोकस कर देगा रेटिना पर। किरणें यहाँ फोकस हो गई। तो यहाँ पे जो लेंस लगाना है हमको, वो कौन सा लेंस लगाना चाहिए, उत्तल निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें। तो अगर उत्तल लेंस ये लगा देंगे तो किरणों को मोड़ के कहाँ फोकस कर देगा, रेटिना। इस प्रकार से यह दोष क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और चिकित्सा की भाषा में इस दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार
परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ये जो नेत्र लेंस है यह मांसपेशियों के साथ टिका हुआ होता है। तो जब हम निकट वस्तु को देखते हैं तो नेत्र लेंस फूल कैसे मोटा हो जाएगा, और जब नेत्र लेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी घट जाएगी। लेकिन जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं यह नेत्र लेंस से तन कैसे पतला हो गया, अरे यानी कि इसकी वक्रता घट गई। तो ऐसे कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो नेत्र लेंस है यह न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को देख सकता है और अधिकतम अनंत तक की चीजों को देख सकता है, जैसे चंद्रमा, तारे, स्टार, सूर्य, सब हमको दिखते हैं ना। तो जो नेत्र का निकट बिंदु है, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछते हैं कि नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तो नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। दर्पण के लिए सूत्र है वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। कैपिटल एफ फोकस से दिखाते हैं, स्मॉल एफ को फोकस दूरी से दिखाते हैं। तो यह होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। रेखीय आवर्धन, आवर्धन का मतलब ये हुआ कि जो दर्पण है वह जो प्रतिबिंब बनाया है और जो वस्तु है दोनों का अनुपात, या जो प्रतिबिंब की दूरी है और जो वस्तु की दूरी है उसके अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसको यम से दिखाते हैं, यह होता है आई बटा ओ, आई यानी इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई बटा ओ बराबर वी बटा यू माइनस। और चिन्ह परिपाटी के नियम से चिन्हों का उपयोग यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी, दोनों में करेंगे। इसके बाद है दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। एफ बराबर आर बटा 2 होगा या आर बराबर 2f, अर्थात दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। चिन्ह परिपाटी के नियम से उत्तल दर्पण है क्या अवतल दर्पण है उसके लिए आप एस और आर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लेंस के लिए फार्मूला है यू वी तथा एफ में संबंध। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इतना ही अंतर है। और ये देखिए आवर्धन जैसे ये है वैसे ये भी है। चिन्ह परिपाटी के नियम का विशेष ध्यान रखना है। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये होता है P बराबर 1/f, और यह कितने है, मीटर में, या 100/f कितना होगा, सेंटीमीटर में। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर। अब कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ यह पूछता है कि कौन से लेंस का प्रयोग कौन से दोष में करते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति है उसको निकट दृष्टि दोष की समस्या है, निकट दृष्टि दोष। तो इस व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस लगेगा वह लगेगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। या आपको ऐसे दे देगा कि एक लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो उस लेंस का प्रयोग कौन से दोष में होगा। तो जिस लेंस की फोकस दूरी ऋण में होती है वह लेंस होता है अवतल लेंस, और उस लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि। इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस जो होता है वह होता है उत्तल लेंस। या एक लेंस है, उस लेंस की फोकस धनात्मक है, तो वह लेंस कौन से दोष में प्रयुक्त होगा। तो जिस लेंस की फोकस धनात्मक होती है उस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। आप ये भी जानते हैं। लेंस, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता उत्तल, दूसरा होता अवतल। उत्तल मतलब हुआ होता है उभरा हुआ, यानी कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, किनारों पे कैसा होता है, पतला होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा होता है अवतल लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है, वह होता है अवतल लेंस, जिसकी पहचान है। बाकी प्रतिबिंब देखकर भी हम पहचान कर सकते हैं कि जिस लेंस से प्रतिबिंब छोटा और बड़ा बनता है वह है अवतल लेंस, और यह वास्तविक और उल्टा होगा। और जिस लेंस से प्रतिबिंब सदैव सीधा बने और छोटा ही बने, सीधा और छोटा ही बने, वह होगा अवतल लेंस। तो प्रतिबिंब देखकर भी हम लेंस की पहचान कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। न्यू हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, दोनों को मैं साथ में दिखा रहा हूं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।
तो परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने और पारदर्शी युक्त तल पर आपतित होता है तो उस तल से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश जिधर से आएगा उसी माध्यम में लौट गया। तो जो प्रकाश आएगा उसको होता है आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे आके पड़ता है उस बिंदु को यह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु कहलाएगा, और आपतन बिंदु से एक लंब खींचते हैं उसको कहते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण का मतलब हुआ कि किसी वस्तु या दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, उससे टकराकर दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यह जो बिंदु है इसको ओ से दिखा रहे हैं, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्योंकि यह दर्पण है, नीचे का ये जो भाग है हाईली पॉलिश्ड है या कलई है या पेंट या लेप जो भी कह दीजिएगा इसको, ये है। और चूंकि ये दर्पण इसलिए कैसा होगा, ये अपारदर्शी होगा। तो इसको कहते हैं कि ये एक नियमित परावर्तन है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यानी कि मैंने ऐसे रखा हुआ दर्पण, उसी तल पर प्रकाश आपतित हो रही है, उसी तल से प्रकाश परावर्तित हो रही है, और उसी पे अभिलंब भी, तीनों एक ही तल पे है। और जो इसका दूसरा नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह यह है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वे दोनों समान होंगे। यानी कि प्रकाश जितने अंश के कोण से आपतित होगी उतने ही अंश के कोण से परावर्तित भी हो जाएगी। जैसे प्रकाश 30 अंश के कोण से आपतित होगी तो 30 अंश के कोण से प्रकाश का परावर्तन भी। ये था परावर्तन और उसके नियम थे। अब मैंने लिखा प्रकाश का अपवर्तन। तो कह रहे हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो यह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने वास्तविक पथ से हट जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये जो आने वाली किरण है इस किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। यह है आपतित किरण। और दूसरे माध्यम जो किरण जा रही है इस किरण को कहेंगे हम अपवर्तित किरण। अब पहला माध्यम है सघन और दूसरा माध्यम है विरल। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अब सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, सघन और दूसरा है विरल। इसको रेयर मीडियम कहते हैं, इसको डेंस मीडियम कहते हैं। तो जैसे दो माध्यम है, जिस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी वह माध्यम कहलाएगा विरल माध्यम, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगी वह कहलाएगा हमारा सघन माध्यम। और आसान शब्दों में बताएं हम तो जैसे हम लोग खेत में कुछ भी बोते हैं, जैसे मान लो हमने गेहूं बो दिया, गेहूं दो दो जमा हुआ है, उगा हुआ है, तो कहेंगे गेहूं बीडर है यानी दो दो विरल है। और वही गेहूं बहुत पास पास होगा कहेंगे गजीन है यानी वह सघन। तो ऐसे ही जिसमें चाल ज्यादा होगी प्रकाश की वह कहलाएगा सघन, और जिसमें चाल कम होगी वह कहलाएगा विरल। तो ये सघन और विरल है। जैसे आपको ऐसे रोड पे दौड़ना है और उसी सड़क या रोड पे या मैदान में पानी भर दिया तब दौड़ना है, तो जब पानी भर देंगे दौड़ना होगा तो वहां पे आपकी चाल क्या होगी, घट जाएगी, यानी वहां पे सघनता ज्यादा है। और जो विरलता है तो आपकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो सघन जैसे हमने कहा कांच हो सकता है, जल भी हो सकता है। दूसरा माध्यम है विरल। तो जब प्रकाश सघन से विरल में आएगी अवलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, हमने पढ़ा हुआ, लेकिन ये अवलंब से दूर भाग गई। तो प्रकाश के सघन से विरल में जाने पर ये अवलंब से दूर हटती है। परंतु जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा, विरल का मतलब हो सकता है भैया जैसे वायु। देखिए ये तुलनात्मक है, जैसे मैंने जल लिखा था, तो जल और कांच में जो जल था वह विरल था, जो कांच था वह सघन था, क्योंकि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं और द्रव के अणु थोड़े से इसकी अपेक्षा दूर होते हैं। तो जल और कांच में जल विरल होगा, कांच सघन होगा। कि मैंने यहाँ लिया है वायु। इसी प्रकार से वायु से कांच में जाए तो ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, अवलंब की तरफ ये क्या होगी, झुकेगी। तो देखिए यहाँ पर सघन से विरल के लिए जो आपतन कोण आई है वह कम है, अपवर्तन कोण जो आर है वह ज्यादा है। लेकिन विरल से सघन के लिए
आपतन कोण आई है वह ज्यादा है, जो अपवर्तन कोण आर है वह कम है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित मिलकर खींचा गया अभिलंब, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, n1 और n2 ले लिए, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा वाला जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नियम बता रहा है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, यानी प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ये है विविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, कुल 7 रंग है। तो कह रहे हैं कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाए, यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाए, यानी साइन आर का जो अनुपात है वह अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। यही है स्नेल का नियम। लेकिन प्रकाश का रंग एक ही होना चाहिए। जिस रंग की, जैसे लाल रंग की प्रकाश किरण आपतित होगी तो लाल रंग की प्रकाश के आपतन कोण लेंगे, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण भी लेना, तब ये स्नेल का नियम लागू होगा। ये था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम थे।